ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो हमारा चैप्टर चल रहा है विलियन 12th क्लास में। तो विलियन के अंदर हम कर रहे हैं अणुसंख्य गुणधर्म। ठीक है, तो अणुसंख्य गुणधर्म हम 3 कर चुके हैं। पहला हमने कर लिया है वाष्प दाब अवनमन, दूसरा हमने किया है क्वथनांक उन्नयन, और तीसरा हमने किया है हिमांक अवनमन। तीनों हम कर चुके हैं। किस तरह से अणुभार ज्ञात करने का सूत्र आता है? वाष्प दाब अवनमन से, क्वथनांक उन्नयन से, हिमांक अवनमन से। वाष्प दाब अवनमन और क्वथनांक उन्नयन में क्या संबंध होता है, वाष्प दाब अवनमन और हिमांक अवनमन में क्या संबंध होता है, ये हम निकाल चुके हैं। प्रोपोर्शनल रिलेशन आता है, अंतिम क्लास में कर चुके हैं। अब अंतिम अणुसंघ गुणधर्म है हमारा चौथे नंबर का, जिसको हम कहते हैं परासरण दाब। तो स्टार्ट करते हैं आज उसको। परासरण दाब, इसको पाई के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। अब ये जो परासरण दाब है ये क्या होता है और किस तरह से इसके द्वारा अणुभार को ज्ञात किया जाता है, तो स्टार्ट करते हैं परासरण दाब की डेफिनेशन से ही। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो परासरण दाब है इसको एक प्रयोग से समझते हैं। उसके लिए हमें एक पात्र लिया है और इस पात्र के अंदर हमने क्या किया है, एक तरफ शुद्ध विलायक भर देंगे और एक तरफ विलयन। ये एसपीएम लगा हुआ है बीच में, एसपीएम यानी अर्ध पारगम्य झिल्ली। ठीक है, इधर की तरफ हमने क्या किया, शुद्ध विलायक भर दिया। ये हमने भर दिया है शुद्ध विलायक, जैसे जल भर दिया है जो भी है। और इधर हमने ये जो है विलयन भरा हुआ है। ठीक है, अर्ध पारगम झिल्ली के बाईं तरफ शुद्ध विलायक भरा हुआ है और दाईं तरफ विलयन भरा हुआ है। अब देखो यहाँ पर शुद्ध विलायक यानी विलायक के रूप में ज्यादातर क्या है, जल को लिया जाता है। उसका भी कारण होता है, जल को ही क्यों लेते हैं, इसका जो है परावैद्युतांक, जिसको हम डी कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको हम हिंदी में कहेंगे परावैद्युतांक। परावैद्युतांक का मान जो है जल के लिए वो 80 होता है, और जिसके लिए डी का मान जितना ज्यादा होगा वो उतना ही अच्छा विलायक माना जाएगा, यानी अन्य पदार्थों को उतने ही अच्छे तरीके से विलय करेगा जितना कि उसका डी होगा, परावैद्युतांक का मान होगा। इसलिए कहते हैं जल जो है वो सार्वत्रिक विलायक भी होता है। क्या होता है? सार्वत्रिक विलायक, क्योंकि ये ज्यादातर 95% जो विलेय पदार्थ है उनको अपने अंदर घुल लेता है, क्योंकि इसका परावैद्युतांक बहुत ज्यादा होता है, जिसका मान 80 होता है। ठीक है, अब देखो इधर हमने शुद्ध विलायक भर दिया, जैसे यहाँ पे जल भर दिया, इधर विलयन भर दिया, यानी कि जैसे हमने कहा शुद्ध विलायक के रूप में जल भर दिया इसके अंदर, और इधर विलयन के रूप में हमने क्या किया,
NaCl प्लस H2O, यानी जल में नमक डाल दिया, इधर जल में नमक डाल दिया, विलयन बन जाएगा, इधर शुद्ध विलायक जल भरा हुआ है, दोनों का तल क्या है, बराबर है। अब देखो यहाँ पर ये परासरण दाब है, इसमें पहले हमें परासरण को पढ़ लेते हैं। परासरण क्या होता है, डेफिनेशन निकाल लेते हैं, दाब को बाद में देखेंगे। तो परासरण का मतलब क्या होगा कि जैसे ये हमने भरा हुआ है, इधर शुद्ध विलायक है, इधर विलयन है, नमक और जल भरा हुआ है, यानी विलयन हो गया दोनों का, NaCl विलय हो गया और H2O क्या हो गया, विलायक हो गया। ये हमारा विलय और ये विलायक, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, परासरण की क्रिया किसे कहेंगे, तो हम कहेंगे देखो जल के कण किधर ज्यादा है, इधर सारे जली जल के कण हैं, लेकिन इधर जल के कणों के साथ नमक भी है, तो इसका मतलब इधर जल के कण कम है और इधर जल के कण जो है ज्यादा है। तो विलायक के कण किधर ज्यादा है, बाईं तरफ ज्यादा है, ठीक है, और दाईं तरफ विलायक के कण कम है। तो हम कह सकते हैं कि इधर तो विलयन बन गया तो सांद्रता काम करेगी, सांद्रता हो जाएगी, इधर कोई भी विलय नहीं है तो हम कह सकते हैं इधर सांद्रता जो है वो बहुत कम है। क्या है, सांद्रता जो है वो बहुत कम है। हम इसको ऐसे कर दें, निम्न सांद्रता, जो कि बिल्कुल नगण्य होगी क्योंकि इधर कोई विलय नहीं है, और इधर हम कह दें उच्च सांद्रता, क्या हो गया, उच्च सांद्रता। तो परिभाषा क्या आ गई हमारे पास, ये जो शुद्ध विलायक के कण हैं वो अधिक से कम की ओर जाएंगे, शुद्ध विलायक के कण अधिक संख्या से कम संख्या की ओर, तो शुद्ध विलायक इधर ज्यादा है इधर कम है, तो इधर से इधर की तरफ गमन करेंगे, ये इस तरह से। तो शुद्ध विलायक के कण क्या होंगे, अधिक संख्या से कम संख्या की ओर गमन करेंगे SPM के द्वारा, अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा। या हम दूसरा कह सकते हैं कि विलायक के कण जो हैं वो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर, किसके द्वारा, SPM के द्वारा जो गमन कर रहे हैं, इसे ही हम कहते हैं परासरण। क्या कहते हैं, परासरण। तो डेफिनेशन क्या हो गई कि निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विलायक के कणों का जो गमन हो रहा है या उनका जो परिवहन हो रहा है, जो वो गमन कर रहे हैं दूसरी तरफ जा रहे हैं, उसे ही हम कहते हैं परासरण। क्या कहते हैं, परासरण। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर इस डेफिनेशन को यहाँ साइड में। तो देखो विलायक के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली, जिसको हम शॉर्ट में SPM कह सकते हैं, लिखा हुआ है, SPM के द्वारा या अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन को ही क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया, हमारे पास डेफिनेशन आ गई है। क्या परिभाषा हुई कि विलायक के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली, ये अर्धपारगम्य झिल्ली है, इधर विलायक के कण है, के द्वारा निम्न सांद्रता से, ये निम्न सांद्रता है इधर वाले पोर्शन की, इधर वाले की क्या है, ज्यादा है, तो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता इधर की ओर, यानी इधर कम है इधर ज्यादा है तो इधर से इधर आएंगे, उच्च सांद्रता की ओर जो गमन होता है उसे ही क्या कहते हैं, परासरण की क्रिया कहते हैं या परासरण कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारी हुई डेफिनेशन। अब इसको दूसरा आप ऐसे भी कह सकते हो, निम्न उच्च सांद्रता की जगह हम कहें यहाँ पर कि अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विलायक के कणों
कि अधिक संख्या से कम संख्या की ओर, इधर ज्यादा है विलायक के कण, इधर कम है, तो अधिक से कम की ओर कह दो या निम्न से उच्च सांद्रता की ओर कह दो, तो इसे क्या कहेंगे हम, परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं, परासरण। अब देखो यहाँ पे, अब आती है बात परासरण दाब क्या होता है। तो देखो यहाँ पर विलयन की तरफ जो है, इधर मैं एक पिस्टन लगा देता हूं, इसकी सतह पर एक पिस्टन लगा दिया है, ठीक है। अब क्या है, ये पिस्टन लगा दिया है, तो इधर इस पिस्टन पर दाब लगाएंगे, क्या करेंगे, इस पिस्टन पर दाब लगाएंगे, तो यहां पर क्या होगा, या इसको हम थोड़ा क्या है, तल को ऊपर दिखा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर विलायक के कण आए हैं इधर परासरण की क्रिया से, तो इसको थोड़ा सा तल बढ़ा देते हैं यहाँ पर। ये तल बढ़ गया। अब यहाँ पर इधर से ये ऊंचा हो गया, क्योंकि इधर से विलायक के कण इसके द्वारा इधर की तरफ आ गए, क्या आ गए, इधर की तरफ आ गए, तो इसका तल बढ़ जाएगा, इधर ज्यादा हो जाएगा विलयन, तो यहां पर अब पिस्टन लगा दिया हमने, ठीक है, ये पिस्टन लगा दिया है। अब इस पिस्टन के ऊपर दाब लगाएंगे, तो इस पिस्टन के ऊपर दाब लगाएंगे तो क्या होगा, यहां से कि विलायक के कण जो हैं वो वापस चले जाएंगे, या इस परासरण की क्रिया को रोक देंगे, क्या कर देंगे, विलायक के कणों के गमन को रोक देंगे, यानी इस पर जब दाब लगेगा यहाँ पर, तो इधर से इधर कण नहीं आएंगे, फिर क्या होगा, इधर से इधर की तरफ कण नहीं आएंगे, तो ये क्या होगा, ये जो दाब लग रहा है इसे ही हम परासरण दाब कहते हैं। और ये जो दाब है एक द्रव स्थैतिक दाब होता है, द्रव स्थैतिक दाब होता है, जो इसके ऊपर कार्य करता है। तो देखो यहां पर क्या डेफिनेशन हो गई परासरण दाब की। अब कंप्लीट करते हैं इसको। तो हम कहेंगे विलयन की सतह पर, किस पर, विलयन की सतह पर लगाया गया वह द्रव स्थैतिक दाब, विलयन की सतह पर लगाया गया वह द्रव स्थैतिक दाब जो परासरण की क्रिया को रोक देता है या विलायक के कणों के गमन को रोक देता है, परासरण दाब कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई परासरण दाब की डेफिनेशन है कि परासरण दाब क्या है। तो इधर की तरफ जब मूवमेंट करेंगे तो क्या होगा, द्रव स्थैतिक दाब इसके ऊपर कार्य करेगा पिस्टन पे, तो जब इस पे दाब लगेगा तो क्या होगा, जो विलायक के कण उधर जा रहे हैं वो जाने रुक जाएंगे, यानी विलायक के कणों का गमन रुक जाएगा। तो इस पर जो लगाया गया दाब है जिसको हम द्रव स्थैतिक दाब कह रहे हैं, उसे ही क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हुआ परासरण क्या होता है, परासरण दाब क्या है, परिभाषा क्या होगी उसकी, दोनों अभी हमने देखे। परासरण दाब यानी पिस्टन पर लगाया गया या विलयन की सतह पर लगाया गया वह द्रव स्थैतिक दाब, इसको मैं इधर लिख देता हूं, विलयन सतह पर लगाया गया वह द्रव स्थैतिक दाब जो विलायक के कणों के एसपीएम के द्वारा विलायक के कणों के गमन को एसपीएम के द्वारा विलयन की ओर होने से रोक देता है,
परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब कहलाता है। एक बार फिर से देख लें। विलयन की सतह पर लगाया गया या कार्यरत वह द्रव स्थैतिक दाब जो विलायक के कणों के गमन को एसपीएम के द्वारा विलयन की ओर होने से रोक देता है, परासरण दाब कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा परासरण और परासरण दाब क्या होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसको ज्ञात कैसे करते हैं परासरण दाब को। तो देखो, सबसे पहले हम क्या है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम कि आइडल गैस इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है, 11th क्लास में पढ़ी हुई है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, यही होती है। आदर्श गैस समीकरण हमने पढ़ी हुई है, ये हम जानते हैं 11th क्लास में कि आदर्श गैस समीकरण पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होती है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, परासरण दाब में विलयन के केस में वो गैसों के लिए होती है, ये तो किसके लिए होती है, गैसों के लिए, गैसों की आदर्श गैस समीकरण है। हमें विलयन पर इसे लागू करना है, तो इस पाई की जगह हम पी की जगह पाई रख देते हैं, पाई वी इज इक्वल टू एनआरटी। क्या कर दिया, पाई रख दिया पी की जगह, क्योंकि यहाँ पर पी जो है ये क्या है, दाब है, गैसों का दाब। क्या है, ये गैस का दाब है, गैस दाब। और ये जो पाई है ये क्या है, हमारा परासरण दाब। ठीक है, तो P की जगह पाई रख दिया हमने, थोड़ा सा चेंज किया उसमें, पाई V इज इक्वल टू एनआरटी, या हम इसको ऐसे लिख दें, पाई इज इक्वल टू एन अपॉन वी आरटी लिख सकते हैं। V को उधर ले गए n के अपॉन में, और n अपॉन वी क्या होता है, n अपॉन वी जो है वो हमारी सांद्रता होती है, यानी ये विलेय के मोल हो गए और ये आयतन। तो हम यहाँ पर इसको क्या है, C कर सकते हैं, यानी कि पाई इज इक्वल टू सी आर टी। अब यहाँ पर ये C क्यों कर दिया, क्योंकि हम यहाँ लिख देंगे साइड में, क्योंकि C इज इक्वल टू होता है n अपॉन वी, और n का मतलब होता है विलेय के मोल अपॉन आयतन, और विलेय के मोल अपॉन आयतन को कहते हैं सांद्रता। C हो गई हमारी सांद्रता। ठीक है, तो इसलिए हमने कर दिया पाई इज इक्वल टू सी आर टी, एन अपॉन वी को सी में कन्वर्ट कर दिया। एक तो हमारे पास ये आ गया, न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला काम आएगा कि अगर आपको क्या है, सांद्रता दी हो, परमताप और गैस स्थिरांक क्या है, ये नियत होता है, ताप और सांद्रता दी हुई और परासरण दाब ज्ञात करवाए, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। पाई इज इक्वल टू सी आर टी, सी सांद्रता है, आर गैस स्थिरांक है, और टी जो है परमताप है। ठीक है, दूसरा, अगर हमें ये जो समीकरण है इससे अणुभार की तरफ बढ़ना है, तो हम क्या करेंगे, परासरण दाब और अणुभार में संबंध जो होता है उसकी ओर बढ़ेंगे। तो देखो ये जो समीकरण है इसको वापस हम इस रूप में बदलते हैं, n अपॉन वी में। क्या करते हैं, n अपॉन वी में बदलते हैं। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, पाई इज इक्वल टू सी की जगह वापस हमने लिख दिया n अपॉन वी आर टी। अब देखो n क्या है, यहाँ पर विलेय के मोल हैं, और विलेय के मोल क्या होते हैं, मोल का मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है, मोल होता है हमारा मात्रा बटे अणुभार।
यही होता है मोल का मतलब, विलेय की मात्रा बटे उसका अनुभार। तो एन की जगह हम क्या है वैल्यू पुट कर सकते हैं, मात्रा मतलब अपन कहते हैं स्मॉल डब्ल्यू और अनुभार मतलब स्मॉल एम, तो एन की जगह ये लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं पाई इज इक्वल टू, एन की जगह हमने लिखा स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम, ये एन की जगह आ गया, उधर लिखा हुआ है मोल हमारा एन है स्मॉल एम, तो इसकी जगह हमने स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम, ये विलेय की मात्रा, ये विलेय का अनुभार। अब देखो यहाँ पर क्या है 1/v और बचा हुआ है 1/v इंटू आर टी, ये ठीक है। या अपन क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं पाई इज इक्वल टू डब्ल्यू आर टी अपॉन एम इंटू वी, ठीक है। W अपॉन एम आ गया इस n की जगह, अपॉन में 1/v है, इंटू 1/v लिख दिया और इंटू लिखा हुआ है RT, RT लिख दिया, ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ऊपर ही है तो इसको एक साथ लिख दिया WRT अपॉन एम इंटू वी पाई इज इक्वल टू, तो ये भी एक न्यूमेरिकल में काम आने वाला फॉर्मूला है। अगर आपको विलेय की मात्रा दी हुई हो, आयतन दिया हुआ हो और परमताप दिया हुआ हो, तो आप पाई का मान इस सूत्र से भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो पाई तो हमारा हो गया परासरण दाब, स्मॉल डब्ल्यू हमारा हो गया विलेय की मात्रा, उसके बाद आर जो है वो गैस स्थिरांक है, गैस नियतांक जो है, टी हमारा परमताप है, और क्या बच गया स्मॉल एम, ये हमारा विलेय का अनुभार है, ठीक है। और v जो है ये आयतन है विलियन का, v क्या है आयतन है। तो ये सारी चीजें अगर दी हुई हो हमें ज्ञात हो तो हम पाई का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो हमें परासरण दाब के द्वारा यदि अनुभार ज्ञात करना हो, क्या करना हो अनुभार ज्ञात करना हो, तो क्या करेंगे, देखो अनुभार ज्ञात करना हो तो ये जो इक्वेशन 2 आई है इसी को हम फिर से लिखते हैं, और इसमें क्या करना है आपको, ये जो m है इसको यहाँ पहुंचा देना है और पाई को नीचे पहुंचा देना है, ठीक है। तो पाई नीचे चला जाएगा और m ऊपर आ जाएगा, तो अनुभार निकालने का सूत्र बन जाएगा, क्योंकि m क्या है यहाँ पर विलेय का अनुभार है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं समीकरण 2 को, m इज इक्वल टू WRT अपॉन पाई इंटू वी, तो ये अनुभार ज्ञात करने का सूत्र बन जाएगा। भाई स्मॉल m को पाई की जगह ले गए, पाई को m की जगह पहुंचा दिया, तो ये परासरण दाब के द्वारा अनुभार ज्ञात करने का सूत्र बन गया। और अगर परासरण दाब ही ज्ञात करवाए और ये डाटा दिए हुए हो तो इससे ज्ञात कर सकते हैं, या आपसे परासरण दाब ज्ञात करवाए सांद्रता और परमताप दी हुई हो तो समीकरण 1 का काम करेंगे न्यूमेरिकल के अंदर, पाई इज इक्वल टू CRT लगेगा, ठीक है। तो आपके पास ये 3 फॉर्मूले बन चुके हैं परासरण दाब के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनके लिए, एक पाई इज इक्वल टू CRT, दूसरा पाई इज इक्वल टू WRT अपॉन m इंटू वी, और तीसरा m इज इक्वल टू WRT अपॉन पाई वी। यानी कि ये हो गया अनुभार ज्ञात करना परासरण दाब से अनुभार ज्ञात करना, ठीक है। तो इस सूत्र के द्वारा हम परासरण दाब के द्वारा अनुभार को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा परासरण क्या है, परासरण दाब क्या है, परासरण दाब को ज्ञात करने के फॉर्मूला क्या होगा, कैसे प्राप्त किया जाएगा, आइडियल गैस इक्वेशन से किया पाई इज इक्वल टू CRT। अगर हमें दूसरा सूत्र ये निकालना है तो हमें वापस n अपॉन वी में जाना होगा, मोल W अपॉन m मात्रा बटे अनुभार से करना होगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर ये जब हो जाएगा, अब इसमें परासरण दाब में नेक्स्ट आता है एक विलियन होते हैं हमारे,
विलय की मात्रा के आधार पर समपराशरी, अल्प पराशरी और अति पराशरी। ठीक है, तो उनको देख लेते हैं। देखो क्या मतलब होता है समपराशरी विलयन का मतलब, यानी कि जब दो विलयन दिए हुए हों और उनका जो दाब है वो समान हो तो उसे हम कहते हैं समपराशरी विलयन। जैसे मैंने कह दिया यहाँ पर कि 5% यूरिया, 5% यूरिया का विलयन है, और दूसरी तरफ मैंने क्या ले लिया यहाँ पर, जैसे ग्लूकोज ले लिया, ग्लूकोज का विलयन। तो अगर इन दोनों विलयनों का दाब समान है, क्या है, दाब समान है, परासरण दाब, तो उसको हम कहेंगे समपराशरी विलयन। ठीक है, इसके बाद इसके देखो एग्जाम, परासरण दाब का एग्जाम्पल आप ये देख सकते हो जो अभी लास्ट हमने किया है। जैसे अपन कहें कि जो किशमिश है उसको पानी में डालते हैं तो क्या है, फूल जाती है, किशमिश को पानी में डालने से फूल जाती है, तो ये एक परासरण की क्रिया हो गई। क्या हो गई, परासरण की क्रिया। उसकी जो बाह्य झिल्ली है यानी उसका जो लेयर है वो क्या है, एसपीएम का कार्य करती है, अर्धपारगम्य झिल्ली का। तो उसमें के अंदर क्या है, पानी कम है और बाहर पानी ज्यादा है, तो पानी बाहर से अंदर की ओर चला जाएगा जिससे वो फूल जाएगी। तो ये आपका परासरण का एग्जाम्पल हो जाएगा किशमिश जो है। ठीक है, अब देखो समपराशरी विलयन ये हो गया कि जिनका दाब समान हो वो समपराशरी विलयन होंगे। जैसे यहाँ पर दो ले लिए पात्र में, एक में ये भरा हुआ है और दूसरे पात्र में इसमें विलयन भरा हुआ है। ठीक है, दो विलयन है, अगर दोनों का परासरण दाब बराबर है, ये पाई 1 कह दिया, ये पाई 2 कह दिया, तो ये समपराशरी हो जाएंगे। अगर एक का दूसरे के सापेक्ष क्या है, कम है, यानी पाई 1 का परासरण दाब कम है और पाई 2 का ज्यादा है, तो इसका इसके सापेक्ष कम है, तो ये अल्प पराशरी हो जाएगा, इसका परासरण दाब कम हो गया। ठीक है, अगर ये उल्टा हो जाए कि पाई 2 का ज्यादा है पाई 1 से, तो हम कह सकते हैं कि पाई 2 का परासरण दाब ज्यादा है पाई 1 से, तो पाई 2 जो है ये अति पराशरी हो जाएगा पाई 1 की तुलना में। ठीक है, अल्प का मतलब कम पराशरी, जिससे तुलना कर रहे हैं उससे कम पराशरण दाब। अति का मतलब ज्यादा पराशरण दाब, जिससे तुलना की जा रही है। कई बार एग्जाम में ये जो मैं यहाँ पर लिखा हुआ है इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आ जाता है कि इसको किस तरह से ज्ञात करेंगे। कोई एक पदार्थ दे देता है मात्रा और दूसरे की नहीं देता है, तो आपसे कहा कि 5% यूरिया विलयन जो है इसको ग्लूकोज विलयन के समपराशरी बनाना है, इसके समपराशरी बनाना है, यानी जितना इसका परासरण दाब है उतना इसका परासरण दाब होना चाहिए। तो इसके लिए आपको कितना परसेंट यहां पर लेना पड़ेगा, ग्लूकोज, ग्लूकोज की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी यहाँ पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है, एक पदार्थ की मात्रा देकर दूसरे की पूछता है कि समपराशरी बनाने के लिए कितनी देनी होगी या कितनी पदार्थ की मात्रा की आवश्यकता होगी, तो उसके लिए क्या करना है, सपोज इसको हमने यहाँ पर कह दिया पाई 1 और इसको हमने यहाँ पर कह दिया पाई। ठीक है, ये यूरिया विलयन का परासरण दाब हो गया और ये ग्लूकोज विलयन का हो गया। अब देखो पाई का फॉर्मूला हम पीछे देख चुके हैं, जहां विलय की मात्रा, हमारे पास दो सूत्र आए थे परासरण दाब करने के, एक तो पाई इज इक्वल टू CRT जब सांद्रता दी हो, यहाँ सांद्रता का कुछ नहीं दिया हुआ है। दूसरा हमारे पास आया था पाई इज इक्वल टू WRT अपॉन पाई V, सॉरी MV।
W क्या है, विलेय की मात्रा। तो यहाँ पर 5% दिया हुआ है। 5% का मतलब क्या है कि 5 ग्राम यहाँ पर विलेय उपस्थित है। ठीक है, तो विलेय की मात्रा यहाँ दी हुई है, तो ये सूत्र हम पाई इज इक्वल टू दोनों का लिख देंगे। तो इधर क्या हो जाएगा, WRT अपॉन M इंटू वी, और इधर भी क्या हो जाएगा, WRT अपॉन M इंटू वी, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर WRT अपॉन M इंटू वी, और इधर हो गया WRT अपॉन M इंटू वी, दोनों का सूत्र लिख दिया। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये जो विलयन दिया हुआ है इसको आपको क्या करना है, केवल पदार्थ की मात्रा, देखो यहाँ पर W है, इसको मैं ऐसे लिख दूं यहाँ पर कि W इंटू आर टी अपॉन एम इंटू वी, और इधर भी हम इसको लिख दें W इंटू आर टी अपॉन एम वी, लिख सकते हैं। अब देखो इधर W की मात्रा कितनी दी हुई है, 5%, यानी 5 ग्राम हो गया, इंटू आर टी अपॉन एम वी, और इधर क्या हो जाएगा, W यहां पर दिया हुआ नहीं है, ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा आर टी अपॉन एम वी। अब देखो यहाँ पर एम वी में से वी हमें दिया हुआ नहीं है, लेकिन एम हम ज्ञात कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं दोनों का। यूरिया क्या फॉर्मूला होता है, NH2CO NH2। तो अणुभार ज्ञात करना है, विलेय का अणुभार है, यहाँ यूरिया है विलेय, यहाँ पर ग्लूकोज है। तो देखो इसका ज्ञात करेंगे, तो नाइट्रोजन का होता है 14, तो 14 दो 28, 28 और 2 30 और 2 32, भाई नाइट्रोजन का हो जाएगा 1 का 14 प्लस 2 हाइड्रोजन का 2 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस नाइट्रोजन का फिर से 14 प्लस 2 हाइड्रोजन का 2। तो इन सबको जोड़ लेंगे हम, तो इनको जोड़ेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 16 और 16 और 12, 16 और 16 कितने हुए 32, और 32 और 12 44, और 44 और 2 46, और 46 और 14 कितना हो जाएंगे 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा पूरा। तो ये हमारा अणुभार आ गया यूरिया का। तो एम की जगह हम यहाँ लिख सकते हैं वैल्यू, तो क्या आ जाएगी हमारी 60 इंटू वी, या इसको यहां पर लिख दो इसके अपॉन में 5/60। इसी तरह से ग्लूकोज है, तो देखो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो C6H12O6 होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 का 12 होता है इंटू 6 प्लस 12 हाइड्रोजन का 12 हो जाएगा, प्लस 1 ऑक्सीजन का 16 है, तो 6 करेंगे तो ये हो जाएंगे 96 प्लस 12, और ये 12 छिकी 75। तो इसको हम प्लस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा टोटल 180, 180 आ जाएगा। देखो यहाँ पे 72 और 12 कितने हो गए 84, और 84 और 96 कितने हो जाएंगे, 4 इधर दे दो, ये पूरा 100 हो गया, और 80 180 हो जाएगा। तो ग्लूकोज का अणुभार आ गया, यानी स्मॉल m आ गया ग्लूकोज का। तो m की जगह यहाँ पर वैल्यू रख देंगे 180। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करना है, आर टी अपॉन वी इधर है, आर टी अपॉन वी इधर है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच गया फाइनली, 5/60 इज इक्वल टू W अपॉन 80। तो देखो ये क्या है, इसको अपन W को एक तरफ लेके आएंगे तो ये दोनों गुणा में आ जाएंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, मैं इधर लिख देता हूं, स्मॉल w इज इक्वल टू 5 गुणा 80 अपॉन 60, वज्र गुणा कर दो आपस में, तो 5 गुणा 80 हो जाएगा, और W क्या है 60, W यानी इसके साथ है, W के 60, तो ये इसके अपॉन में चला जाएगा, क्योंकि इसको वज्र गुणा करेंगे तो यही तो बनेगा, W इंटू 60 इज इक्वल टू 5 गुणा 80। तो अपन को ये यहां से नीचे ले जा सकते हैं इस राशि को 60 को, तो अपन ने इधर W रह गया, W इज इक्वल टू 5 गुणा 80, इसको बटे में ले गए 60। तो यहाँ पर क्या होगा, ये देखो, ये इसको काटेंगे हम, तो ये कट जाएगा यहाँ पर अपना 0 से 0 गया, ये 2 से 4 बार, और ये 3 बार,
तो ये हो गया 20, कितना हो गया 20 हो गया यहाँ पे, तो 20/3, तो यहाँ पर इसमें भाग देंगे तो ये अपना कितना आ जाएगा, अच्छा ये 80 नहीं है 180 है, ये यहाँ पे हमने मिस कर दिया, W/180 है तो W/180 आएगा, तो यहाँ पर भी 180 और यहाँ पर भी 180, इसको वापस करते हैं, देखो यहाँ से 180 है वो 80 की जगह, तो W = 5 × 180/60, तो देखो 0 से 0 गया और ये 6 से 3 बार चला जाएगा, 6 तिये 18, और ये कितना बच गया 5 तिये 15, तो W कितना आ गया 15%। ठीक है, तो इसका मतलब हमें इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह 15% ग्लूकोज लेना होगा, यानी 5% यूरिया विलयन 15% ग्लूकोज विलयन के समपराशरी होगा। दोनों का परासरण दाब बराबर कब होगा, π1 = π2, जब ये 5% होगा और ये 15%, यानी इसकी 5 ग्राम मात्रा और इसकी 15 ग्राम मात्रा ली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसको परसेंट की जगह हम ग्राम कर देते हैं, 15 ग्राम मात्रा। ठीक है, तो ये था हमारा परासरण दाब से संबंध। परासरण दाब क्या है, परासरण क्या है, एग्जाम्पल क्या है, किशमिश का लिया उसको पानी में डाल देंगे फूल जाएगी, तो किशमिश की बाह्य परत जो है वो एसपीएम का कार्य करती है, अर्धपारगम्य झिल्ली का। कैसे परासरण दाब ज्ञात करने के सूत्र निकालते हैं, और समपराशरी विलयन बनाना है तो किस तरह से उसका फॉर्मूला देखते हैं। तो ये फॉर्मूला जो है काम आता है अगर आपको दो विलयनों की तुलना करो। ठीक है,